हेलो प्यारो। थर्मल फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स यूनिट है, उसका ये दूसरा लेक्चर है और आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ सिस्टम एंड व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ सिस्टम एंड व्हाट आर द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका हम लोग पूरी थर्मल फिजिक्स में, पूरे थर्मोडायनेमिक्स के दौरान इनको यूज करते रहेंगे कि अ बॉडी इज इन इनिशियल स्टेट, बॉडी दिस इज द स्टेट फंक्शन। तो स्टेट वर्ड बार बार हमारे सामने आएगा और साथ ही साथ हम कुछ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे कि थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल चेंज हो गए, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल कांस्टेंट हैं, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल ट्रांसफॉर्म हो गए। तो इन सब चीज़ों को जब हम लोग बात कर रहे होंगे तो उस समय हमें थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होते क्या हैं, असल में ये टर्म क्या होता है, इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो ऐसा करते हैं, मैकेनिक्स को तो सबका एक मोटा मोटा अनुभव है ही, आपका सबके एक अनुभव है कि भाई अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, मैकेनिक्स में पहले बात करें क्योंकि उससे हम जोड़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स को, और वो मोशन में है। तो मोशन में होने का मतलब है, मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक, मान लो एक कार है, एक कोई कार है जो कि चल रही है। ये आपके पास आपकी कार है जो कि मूव कर रही है। तो ये इसकी एक पोजीशन है, यहाँ पर इसकी पोजीशन मान लें 1 है, 1 कोई यूनिट है, और कोई टाइम है जो 0 है, अभी टाइम नहीं शुरू हुआ। फिर ये कार यहाँ पहुँचती है और आप इसको इस पोजीशन पे देखते हो, ये पोजीशन नंबर 2 है, टाइम भी आपका कुछ t1 हो चुका है, और इस तरह से ये कार आगे बढ़ती रहती है और आप इसके मोशन को अलग अलग पोजीशन पर और अलग अलग टाइम पर आइडेंटिफाई करते हो। फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन है जिससे आप इस तरह के मोशन की स्टडी कर सकते हो, इस तरह के मोशन को समझ सकते हो मैथमेटिकली। तो आप कहोगे सर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ये सारी बातें आती हैं। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही है, आपको यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज करना है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आप इसकी एनालिसिस कर सकते हो। तो आप खुद ही बताओ, जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपका इंटरेस्ट किस में है? आपका इंटरेस्ट में है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारी, जैसे कार है, ये किसी गिवन टाइम पर, एक फलाने समय पर फलानी जगह है कि नहीं, या किसी गिवन टाइम पर इसकी पोजीशन कहाँ है। तो नॉर्मली हमारा इंटरेस्ट किस में होता है? हमारा इंटरेस्ट होता है कि अगर हम ये ग्राफ xt से करें और ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट रखें x, तो एक दिए हुए समय t1 पर इसकी पोजीशन कहाँ है, एक पॉइंट डिनोट करते हैं। फिर अगले समय में t2 में इसकी पोजीशन कहाँ है, फिर अगले समय में इसकी पोजीशन कहाँ है, इसकी पोजीशन, इस तरह से दिए हुए समय में इसकी पोजीशन कहाँ है। अगर हम इस टाइम इंटरवल को और छोटा छोटा करते चले जाएं तो हमारे पास इस तरह के और भी डॉट आते रहेंगे, और जब हम लगातार कंटिन्यूसली सभी समय पे देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो डॉट हैं ये असल में एक लाइन की तरह से दिखेंगे, और इसे क्या नाम दिया जाएगा? इसे नाम दिया जाएगा ट्रेजेक्टरी कह लो या आप कह लो पाथ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को अगर आप सॉल्व कर लें, जिसकी सहायता से आपको अलग अलग समय पर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, तो अल्टीमेटली आप उस पार्टिकल की, उस ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी को भी प्लॉट कर सकते हो, उसको स्टडी कर सकते हो। और अगर हम किसी एक पॉइंट की बात करें तो ये जो पॉइंट होगी ये उस ऑब्जेक्ट की अवस्था को बताएगी कि भाई किसी दिए हुए समय पर आपको पार्टिकल कहाँ है, आपकी कार इस समय पर आपके घर से कितनी दूर पर है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर मिल जाएगा। तो हम कहेंगे मैकेनिक्स में हम इसको उसकी स्टेट कहते हैं। इसकी ये जो xt स्पेस होता है, इस xt स्पेस में हमारा पोजीशन किस जगह पर है, किसी दिए हुए समय पर उसकी पोजीशन कहाँ है, इसको हम स्टेट कहते हैं। इसी तरह से इसी लॉजिक के साथ में स्थिति को बताता हुआ थर्मोडायनेमिक्स में भी हम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी दिए हुए समय पर जो आपका जो सिस्टम है, उसकी जो कंडीशंस हैं, उसकी जो जिन शर्तों को फॉलो कर रहा है, उसको बताने के लिए जिस टर्म का यूज करते हैं उसको हम स्टेट ऑफ सिस्टम कहते हैं। जैसे आपने सुना नहीं होगा, आपने सुना होगा कि जैसे रात के समय आप अपने फ़ोन को
मोड वाइब्रेटिंग स्टेट में लगा देते हो या साइलेंट स्टेट में कर देते हो, वो एक समय की बात है। मीटिंग कर रहे हो, किसी इंपॉर्टेंट जगह पे हो, क्लास में हो, तो आप उसको वाइब्रेशनल मोड में या वाइब्रेशनल अवस्था में या वाइब्रेशनल स्टेट में डाल देते हो। तो उसी तरह से किसी थर्मोडायनेमिक्स में अगर हम किसी दिए हुए समय की मैं बात बार बार कर रहा हूँ, किसी दिए हुए समय पर उस सिस्टम की कंडीशंस को बताने के लिए जो कुछ भी हम यूज करते हैं, जो भी हम साधन इस्तेमाल करते हैं, उसी को उसकी अवस्था कहा जाता है। तो स्टेट इज़ अ वेरी मतलब समझ तो सभी रहे हैं कि हाँ स्टेट की बात कर रहे हैं, अवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक यहाँ पर है किसी दिए हुए समय पर हम अपने थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की जो कंडीशंस हैं उनको अगर बता रहे होते हैं तो असल में उसके स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे इन थर्मोडायनेमिक्स state represents state represented the condition of system at any time. In thermodynamic, state represented the condition of system at any time. तो इसका मतलब है स्टेट किससे मैंने बताया रिप्रेजेंट हो रहा है? कंडीशन से। तो अब सवाल घूम के पहुंच जाएगा कंडीशन के बारे में कि कंडीशन को हम कैसे समझाएंगे। तो कंडीशन को समझाने के लिए हम किस का इस्तेमाल करने वाले हैं? थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स का। तो आगे लिखेंगे द कंडीशन is represented by set of the condition is represented by set of experimentally measured quantities called the thermodynamical variables or variables of स्टेट। इनको हम थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल कहते हैं, या वेरिएबल ऑफ स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं स्टेट थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल या वेरिएबल ऑफ स्टेट, इस तरह से इसका नाम यहाँ पर दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आप इसके साथ कंफर्टेबल होंगे कि स्टेट जो होता है किसी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का जो स्टेट होता है वो कुछ कंडीशंस के द्वारा रिप्रेजेंट होता है किसी दिए हुए समय पर, और ये जो कंडीशंस होती हैं असल में ये कुछ एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड क्वांटिटीज़ के टर्म में दिखाई जाती हैं। एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिनको हम प्रयोगों के द्वारा नाप सकें। फॉर एग्जाम्पल आप टेम्परेचर नाप सकते हैं, आप प्रेशर नाप सकते हैं, आप वॉल्यूम नाप सकते हैं, आप डेंसिटी नाप सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटली इनको मेजर किया जा सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप स्वस्थ हैं, आपका मैं ब्लड प्रेशर देख सकता हूँ, इट्स अ वेरिएबल, इट्स अ एक्सपेरिमेंटली मेजर थिंग। क्या आपका ब्लड मतलब स्वस्थ व्यक्ति के हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नाप लिया, आपका शुगर लेवल नाप लिया, आपके कुछ लिपिड प्रोफाइल नाप ली, ब्लड रिपोर्ट वगैरह को मेजर कर लिया, हम नाप सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जो दिखा दे एक्सपेरिमेंट करके कि आप कितने आध्यात्मिक हो, आप कितने इमोशनल हो, प्रेम करने वाले हो, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हो? इमोशन काइंड ऑफ थिंग है। आप क्या सोच रहे हो, आपके विचारों का क्या है, तो उसको हम इस तरह से मेजर नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कह रहा मैं बहुत खुश हूँ तो मैं आपके ऊपर कोई
ऐसा कुछ आपकी बॉडी में से कुछ बाल तोड़ के उसका डीएनए कुछ ऐसा करके मैं कह दूँ कि नहीं देखो ये पैरामीटर दिखा रहे हैं कि आप खुश हो। जैसे एक व्यक्ति है मैं तो स्वस्थ हूँ, ठीक है, मैंने आपका ब्लड निकाला और उसमें देखा कि भाई तुम्हारा शुगर तो इस लेवल पर है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो इतना है, तुमको फील हो रहा है कि तुम स्वस्थ हो, पर मेडिकली यू आर नॉट हेल्दी, यू आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ अ परफेक्टली फिट जो कि तुम्हारा दावा है। तो एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड जो क्वांटिटीज़ हैं उनके टर्म में जब हम कंडीशंस उनको लेकर के जो कंडीशंस डिफाइन करते हैं वही कंडीशंस आपके थर्मोडायनामिकल सिस्टम की स्टेट को बताती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। तो ये थर्मोडायनामिकल वेरिएबल या वेरिएबल ऑफ स्टेट में क्या है, एग्जाम्पल में आप लिख लोगे, एग्जाम्पल है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एक्सेट्रा। ये कुछ मेन थर्मोडायनामिकल वेरिएबल हैं जिनको कि हम बहुत शुरुआत से ही यूज करेंगे। अब यहाँ पर बात आती है एक बहुत ज़रूरी शब्द की, इक्विलिब्रियम स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम स्टेट? इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है? तो अगर सीधी सी भाषा में बात करें और आपको थर्मोडायनामिकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ऐसे कह सकते हो कि इट इज़ अ सिंपल कंडीशन ऑफ सिस्टम वेयर द वेरिएबल्स डू नॉट चेंज विद टाइम। एक ऐसी अवस्था आपके जिस सिस्टम के आप स्टडी कर रहे हो उस सिस्टम की एक ऐसी अवस्था जहाँ पर उसको डिफाइन करने वाली जो कंडीशंस थे, यानी उसको डिफाइन करने के लिए जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर थे, ये समय के साथ साथ ना बदलें, ये समय के साथ चेंज ना हो, उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। नॉर्मल सेंस अगर आपको डेवलप करना है तो जस्ट ट्राई टू कंसीडर एन एग्जाम्पल। एक प्रयोग के बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक गैस का चैम्बर था, आपने उसके बगल में एक और गैस का चैम्बर भरा, दोनों के बीच में एक रास्ता बना दिया, यहाँ पर आपने एक स्टॉप सिस्टम बना दिया। जैसे आप इसको ऑन करोगे तो यहाँ जो इस तरफ जो गैस है वो गैस तेज़ी से इस तरफ फ्लो करना शुरू कर देगी, लेकिन जब तक रास्ता बंद है तब तक कुछ नहीं है। ओके, तो इस समय क्या है, यहाँ जो गैस है वो किस टेम्परेचर पे भरी है, किसी टेम्परेचर T1 पे भरी है। यहाँ गैस भरी है तो प्रेशर P1 है, इसका वॉल्यूम जो है वो V1 है। ओके, इनिशियल कंडीशन है। फिर हमने क्या किया, अब हमारे लिए जो गैस सिस्टम है वो सिर्फ इस हिस्से में है जिसका वॉल्यूम V1 है, P1 है और टेम्परेचर T1 है। हमने इस हिस्से को उठा दिया, जैसे उठाया तो गैस को रास्ता मिल गया और गैस तेजी से अब इस रास्ते पे जा करके इस चैम्बर के अंदर फैलने लगी। इस समय जब गैस फैल रही है तो अगर आप मेजर करने जाओगे कि हमारी गैस कितने वॉल्यूम में है, तो हो सकता है अभी गैस यहाँ से निकली है, अभी केवल इतने हिस्से में फैली है, तो अभी उस इतनी जगह को भी घेर रखा है, कुछ और जगहों पे चली गई तो यहाँ की डेंसिटी कुछ चेंज हो गई। भाई गैस मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, चूँकि पहुँच गए हैं उधर, अभी ट्रांजिशन के स्टेट में है। जो प्रेशर यहाँ था वो P1 नहीं रहेगा, क्योंकि एक रास्ता मिल गया है तो प्रेशर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। हो सकता है इस प्रोसेस के दौरान अगर ये छेद बहुत छोटे हैं, रास्ता है, तो यहाँ पर कुछ जूल थॉमसन इफेक्ट भी काम कर, जिसकी वजह से टेम्परेचर का भी चेंज हो। तो जिस समय ये प्रोसेस चल रहा है, अभी गैस लीक करके बाएं से दाएं जा रही हैं, तो आप देखोगे कि प्रेशर भी है, वो भी पता नहीं अभी क्या है, वॉल्यूम भी अभी नहीं पूरी तरह से ऑक्यूपाई हुआ है, टेम्परेचर भी अभी नहीं मालूम है। सो दिस इज कॉल्ड द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। अभी प्रोसेस चल रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी रुका नहीं है। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप इसको फिर से मेजर करने जाओ, तो थोड़ी देर बाद जाने का मतलब है कि जितनी गैस को यहाँ से यहाँ जाना था चली गई, दोनों तरफ गैस की डेंसिटी बराबर हो चुकी है और अब कोई गैस का आदान प्रदान नहीं चल रहा है। तो अब सिस्टम सेटल डाउन हो चुका है, शांत हो चुका है। उस समय क्या हुआ है, आपका प्रेशर कुछ Px हो गया है, वॉल्यूम Vx हो गया है, अब चूँकि 2 वॉल्यूम हो गया है, टेम्परेचर कुछ Tx हो गया है। आपने किसी टाइम T पे इसको मेजर किया, फिर आप थोड़ी देर बाद फिर से गए, फिर से इसको मेजर किया, तो अगले टाइम पर फिर से यही वैल्यू निकली, फिर टाइम से मेजर किया, फिर यही वैल्यू निकली। तो अब आप बार बार जाके मेजर कर रहे हो, लेकिन आपका ये टर्म जो है ये कांस्टेंट हो चुके हैं। तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम जो है अब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है, अब फर्दर कोई चेंज इसमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो एक सिंपल कंडीशन आ गई है जहां पर थर्मोडायनामिकल वेरिएबल समय के साथ चेंज नहीं हो रहे हैं। एक और प्रयोग के बारे में सोचो, आपने ग्लास लिया, ग्लास के अंदर पानी भरा हुआ है, आपने उसके अंदर इंक डाली और इंक की ड्रॉप अंदर गई, अब वो इंक धीरे धीरे इसमें घुल रही है। तो इंक जहां घुल रही है वहां का पानी काफी गाढ़ा सा नीला हो गया है, नीली इंक मान लो, बाकी का पानी अभी कलरलेस फॉर्म में ही है।
तो ये अभी घुलने की प्रक्रिया है, अभी आप इसको मेजर मत करिए, थोड़ा रुक जाइए, या आप चम्मच डाल के इसको घुमा दीजिए। तो अगर आप इसको बहुत लंबे समय तक छोड़ दो, कुछ घंटों के लिए छोड़ दो, या उसको तुरंत ही स्टिरिंग कर दो, तो क्या आप पाओगे कि अब पूरे पानी का रंग हल्का नीला मान लो हो चुका है, रंग की वजह से, इंक की वजह से। अब वो फर्दर और चेंज नहीं होने वाला है। अब वही रंग आपको दिखेगा, आप अभी देखो, कभी देखो, जब चाहे देखोगे, आपको वही रंग अब पानी का दिखाई पड़ेगा। सो यू कैन से दैट कि दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि अब आने वाले समय में इसकी जो कलर है, अगर इसको कलर को एक वेरिएबल माने तो ये चेंज होने वाला नहीं है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जिस अवस्था में आपके जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं वो अब फर्दर चेंज नहीं हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल की वैल्यूज जीरो हो जाती है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि होता क्या है कि वो अपना एक कोई कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं और अब वो फर्दर चेंज होने की कंडीशन में नहीं जाते हैं। तो आप लिखोगे इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसके लिए लिखोगे आप कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज द सिंपल कंडीशन, हम यहाँ ES लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट इज द सिंपल कंडीशन, इक्विलिब्रियम स्टेट इज द सिंपल कंडीशन ऑफ सिस्टम, सिंपल कंडीशन ऑफ सिस्टम वेयर द अगर हम थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल की थर्मल सिस्टम की बात कर रहे हैं, वेयर द थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स do not change with time and are reproducible कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेट एक ऐसी सिंपल सरल एग्जाम मतलब नॉर्मल कंडीशन हो जाती है जिसमें कि जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं वो अब चेंज नहीं होते हैं समय के साथ, क्योंकि समय का हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये रिप्रोड्यूसिबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर बार बार वो प्रयोग करोगे, अगर आपने उतना ही पानी लिया, उतना ही आपने इंक डाला, तो जितनी बार भी आप उस प्रयोग को दोहराओगे इक्विलिब्रियम में आपको वही कलर मिलेगा, आपको वही इंक की डेंसिटी मिलेगी उस समय। तो वो ऐसा नहीं कि संडे को किया तो अलग, मंडे को किया तो अलग, गर्मियों में किया अलग, जाड़ों में किया अलग। अगर आपने शुरुआती कंडीशंस को मैच रखा है तो इक्विलिब्रियम सिस्टम जब भी आप बनाओगे वो वही होगा जो उससे पहले था। रिप्रोड्यूसिबल होने का मतलब है मैंने किया तो भी मेरे लिए भी वही चीज़ आएगी, आप करोगे तो आपके लिए भी वही चीज़ आएगी। तो वो पर्सन टू पर्सन, क्लाइमेट टू क्लाइमेट पे डिपेंड नहीं करेगा, इट इज़ रिप्रोड्यूसिबल। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो होती है वो साइंस की एक बहुत बड़ी बात होती है जो रिलायबिलिटी को बुलाती है। भाई मैंने कोई प्रयोग किया, खाली मैं ही कर पा रहा हूँ, दुनिया में और कोई नहीं कर पा रहा, तो प्रयोग नहीं हुआ, जादू जैसा हो गया। और कोई ट्रिक है उसके पीछे जो मैं ही जानता हूँ, तो मैं ही उसको बना पा रहा हूँ और दुनिया में कोई नहीं बना पा रहा है। तो साइंस इज़ नॉट अ ट्रिक, ये जादू नहीं है कि साइंस में कोई जादू होता है। देयर इज़ अ कॉज इफेक्ट होता है यहाँ पर। भाई कोई कारण होता है, उस कारण की वजह से हमको कुछ दिखाई पड़ रहा है और हमारे फिजिक्स में हमें वही एक्सप्लोर करना है कि हमें जो दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, उसके पीछे प्रकृति कैसे काम कर रही है, ये दिखना है। चलें एक जल्दी से एक और हिस्सा पढ़ लेते हैं, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स के बारे में ही है, उनका क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसका भी हम लोग यूज करेंगे, थोड़ा सा गहरी बात होगी ये, तो इसको समझ लो तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल जो होते हैं जो बच्चों, उनके दो कैटेगरी होती है, दो उनकी श्रेणियां होती हैं। जैसे अगर हम इसको बांटना चाहें दो हिस्सों में, तो इसके दो हिस्से क्या हो जाते हैं। एक हिस्सा जो है उसे कहा जाता है कि एक्सटेंसिव वेरिएबल, एक होता है जिसे कहा जाता है एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, मतलब कुछ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल ऐसे होते हैं जो कि एक्सटेंसिव कहे जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इंटेंसिव होते हैं, इंटेंसिव वेरिएबल्स।
सवाल यहाँ पर उठता है कि किस तरह के थर्मोडायनामिकल वेरिएबल को इंटेंसिव कहोगे और किसको आप एक्सटेंसिव कहोगे। तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव वो होते हैं जो कि आप मान सकते हो कि प्रोपोर्शनल होते हैं मास ऑफ द सिस्टम के। मतलब ऐसे वेरिएबल जो अगर सिस्टम का मास ज़्यादा है तो ये वेरिएबल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर सिस्टम का मास कम है तो इन वेरिएबल्स की वैल्यू भी कम होगी। तो एक्सटेंसिव मतलब होता है कि वो आपके सिस्टम के एक्सटेंशन, सिस्टम के विस्तार पे डिपेंड करता है। विस्तार का यहाँ एक तरह से मतलब समझ लो मास पर है। तो अगर आपका सिस्टम का मास ज़्यादा है तो ये जो वेरिएबल होंगे इनकी ज़्यादा वैल्यू आएगी, और अगर सिस्टम का मास कम है या सिस्टम के मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, सिस्टम का मास कुछ भी हो, सिस्टम का मास कुछ भी होने के बावजूद भी वेरिएबल्स की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसको इंटेंसिव कहेंगे। ठीक है, तो ये ब्रॉड कैटेगरी है। मास के बढ़ने घटने से जो चेंज हो जाएं उनको एक्सटेंसिव, मास के बढ़ने घटने का जब कोई फर्क ना पड़े उसको इंटेंसिव। इस तरह से हम ये दो कैटेगरी यहाँ पर बांट रहे होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्सटेंसिव में क्या होता है कि दीज, मैं जस्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दीज प्रॉपर्टीज आर प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सिस्टम। जो आप थर्मोडायनामिकल सिस्टम ले रहे हैं उसके मास के प्रोपोर्शनल जो होते हैं उनको हम एक्सटेंसिव वेरिएबल कहते हैं। और इंटेंसिव वेरिएबल क्या होते हैं? दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। जैसे आपका इंटरनल एनर्जी, सिस्टम ज़्यादा है, ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके अलावा एंथैल्पी, वॉल्यूम, एंट्रोपी, मैग्नेटाइजेशन, ये सब इसके अंदर हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आपके पास आ गया आपका एंथैल्पी है, क्या होते हैं हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा आगे। आपका एंट्रोपी है, ठीक है, एंट्रोपी है। आपका वॉल्यूम है, ओके, वॉल्यूम है। मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन है। इसमें मैंने थर्मोडायनामिक्स के अलावा और भी सारी क्वांटिटी यूज की हैं। एंथैल्पी थर्मोडायनामिक्स में यूज होता है, एंट्रोपी यूज होता है, वॉल्यूम तो यूज होता है। मैग्नेटाइजेशन इज़ नॉट स्पेसिफिकली थर्मोमैग्नेटिक सिस्टम में आप उसको यूज कर सकते हो। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जो कि मास से इंडिपेंडेंट होती है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, आपकी टेंशन वगैरह की सब चीज़ें हैं। तो आप ऐसे क्वांटिटीज़, जैसे टेम्परेचर है, आपका प्रेशर है, ठीक है, या टेम्परेचर प्रेशर हो गया, जो इस पर डिपेंड नहीं करता। आपके सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, आपके सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इस सब एक्सेट्रा करके आप इस तरह की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सोच सकते हो। तो यहाँ पर साफ तौर पर जैसे सोचो, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी, हमें बुखार है, बुखार होने से पूरी बॉडी में तापमान का एक लेवल बढ़ चुका है। तो लेकिन आप, अरे जब आप उसका टेम्परेचर निकालते हो तो आप सिर्फ थर्मामीटर को अपने मुंह में रखते हो, ठीक है, थर्मामीटर को अपने मुंह में रखते हो और बस वहीं से तुम पूरी बॉडी के टेम्परेचर का अंदाज़ा लगा लेते हो। ऐसा नहीं होता है कि एक बार थर्मामीटर मुंह पे रखते हो, एक बार कंधे पे रखते हो, पेट पे रखते हो, पैरों पे रखते हो, पूरी बॉडी का एवरेज नहीं निकालते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि टेम्परेचर जो होता है वो हर हिस्से का सेम होगा। आपका मुंह, ऐसा नहीं कि आपका पूरा वजन 100 किलो का है तो आपका मुंह उसमें 10 किलो का होगा, तो हम 10 किलो वाले मुंह में ही केवल थर्मामीटर रख रहे हैं तो इस वक्त खाली मुंह का ही टेम्परेचर निकलेगा। वो टेम्परेचर जो है वो पूरी बॉडी का ही रहता है। वो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन इसके पीछे काम करती है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपके पास दो तरह की प्रॉपर्टी आ गई हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये टर्म सुना होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। आप लोगों ने ये स्पेसिफिक वॉल्यूम करके एक टर्म सुना होगा। स्पेसिफिक वर्ड जुड़ा था, स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये क्या होता है? देखो, इसके पीछे लॉजिक क्या है। स्पेसिफिक वर्ड हम कब जोड़ते हैं? अगर हमारे पास कोई एक्सटेंसिव वेरिएबल है। ध्यान सुनना इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही गूढ़ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। अगर आपके पास कोई एक्सटेंसिव वेरिएबल है, इसका मतलब है इसके अंदर मास तो है। मतलब ये एक्सटेंसिव वेरिएबल किस पर डिपेंड करता है? मास पर। अगर मास ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। भाई छोटा सा मास है तो छोटा वॉल्यूम, ज़्यादा मास है तो ज़्यादा वॉल्यूम, सही सी बात है।
तो अगर कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब उसके अंदर मास की जानकारी मौजूद है। तो अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर दें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर जो मास की जानकारी है, उस मास की जानकारी को ख़त्म करने के लिए, उससे इंडिपेंडेंट करने के लिए हमने उस पूरे वेरिएबल को मास से डिवाइड कर दिया। तो जैसे मास से डिवाइड किया तो अब आपके पास जो प्रॉपर्टी आएगी वो मास से इंडिपेंडेंट होगी। तो आपने क्या किया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि खुद मास पर डिपेंड करती है, उस प्रॉपर्टी को मास से इंडिपेंडेंट करने के लिए आप उसको मास से डिवाइड करके डिफाइन करते हो। तो ऐसी स्थिति में इसको नाम दे दिया जाता है स्पेसिफिक और वॉल्यूम। जैसे वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव, जैसे यहाँ पे देखो आपका वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि प्रोपोर्शनल ऑफ द मास होता है। तो अगर आप वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर दोगे तो आप क्या डिफाइन करोगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट होती है, हीट भी मास पे डिपेंड करती है, लेकिन अगर हम पर यूनिट मास की उसको मास से डिवाइड कर दें तो हीट ऑफ यूनिट मास, किसी सिस्टम में जो हीट है उसको मास से आप डिवाइड कर दें, यूनिट मास मान लीजिए आपने ले लिया, तो उस समय जो वैल्यू आती है रेशियो से, उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं, क्योंकि वो मास से इंडिपेंडेंट हो चुका है। मास से डिवाइड करने का मतलब मास की प्रॉपर्टी उसमें से हट चुकी है, हमने उसको बैलेंस कर दिया है। तो ये एक लॉजिक है, हमेशा याद रखिएगा। आप आगे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, साइंस में जब भी ये बार बार टर्म पढ़ो, स्पेसिफिक समथिंग, इसका मतलब है कि आपसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी की तरह बनाने के लिए, यानी मास से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उसको मास से डिवाइड कर दिया गया है। और ये काम किया गया है, इसीलिए हमने उसके साथ में स्पेसिफिक वर्ड जोड़ दिया है। स्पेसिफिक वर्ड वहाँ पर ये जुड़ करके आपको इस तरह का एक लॉजिक दे रहा है। तो अब हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग बात करेंगे एक टर्म थर्मल इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम की तो मैंने बात आपसे कर ही दी है कि इक्विलिब्रियम वो स्थिति होती है जिस स्थिति के दौरान जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं, वो चेंज नहीं होते। अब हम बात करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्मल इक्विलिब्रियम की जरा मैं आपके साथ एक चीज़ थोड़ा सा बताऊं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बात की, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। आपका सिस्टम है, समय के साथ उसका प्रेशर ही कांस्टेंट हुआ या समय के साथ उसका वॉल्यूम केवल कांस्टेंट हुआ या समय के साथ उसका केवल टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ। तो इस तरह से हम तीन तरह के इक्विलिब्रियम डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें समय के साथ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों ही कांस्टेंट हो चुके हैं, देन इट इज द मोस्ट आइडियल मोस्ट सिचुएशन एंड इट इज द थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम। उसको हम थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे, जहां ये सारे सिस्टम के सारे वेरिएबल जो कि हमने डिफाइन किए हैं सब कांस्टेंट हो गए। लेकिन अगर एक सिस्टम है जिसमें समय के साथ केवल और केवल, मान लो आपका केवल टेम्परेचर ही कांस्टेंट हुआ, बाकी क्वांटिटी की जानकारी नहीं है, बाकी क्वांटिटी वेरिएबल है तो भी ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ है, प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में ऊपर नीचे हो सकता है, बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, it is not changing with time, then the system is said to be in the thermal equilibrium। तापीय साम्यावस्था में है अगर सिर्फ और सिर्फ उसका तापमान समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अगर कोई सिस्टम है जिसमें कि फोर्स या प्रेशर का वेरिएशन कांस्टेंट हो गया, बाकी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो हम उसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो हम तीन तरह के इक्विलिब्रियम भी डिफाइन करेंगे। तीन तरह के वेरिएबल हैं, एक थर्मल इक्विलिब्रियम, एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये हमको ये बताएंगे कि कौन कौन सा वेरिएबल ही केवल कांस्टेंट हो रहा है, केवल टेम्परेचर, केवल प्रेशर या केवल जो है केमिकल पोटेंशियल वहाँ पर कांस्टेंट हो रहा है। तो इस तरह से हम थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। और अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम कहीं एक साथ आ गए तो हम उस सिस्टम को कहेंगे कि वो आइडियल मोस्ट कंडीशन है, एंड दैट इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम।
तो हमेशा याद रखना, दिमाग में ये रखना कि थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उसके सारे थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल अब समय के साथ कांस्टेंट हो चुके हैं। लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि ये ऐसी अवस्था है जहां केवल और केवल टेम्परेचर समय के साथ कांस्टेंट है, इसकी हम गारंटी ले रहे हैं। बाकी वेरिएबल के लिए हमें कुछ नहीं सोचना है और ना हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट भी है। ये भी एक खास बात है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम एक ऐसी अवस्था होती है जहां सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है उसका थर्मोडायनेमिकल कोऑर्डिनेट हैं जो टेम्परेचर वगैरह हैं, दे आर इन द कांस्टेंट स्टेट, वो अब कांस्टेंट हो चुके हैं, एक रेस्ट में आ चुके हैं। तो यहाँ पे लिखोगे, अब इसके बारे में लिख देता हूँ थर्मल इक्विलिब्रियम में, a system is in thermal equilibrium if its temperature coordinate, its temperature coordinate क्या लिखे, a system is in thermal equilibrium if its temperature remains unchanged with respect to time। टेम्परेचर नहीं बदल रहा है समय के साथ में। अच्छा, ये आएगा कैसे? इसके लिए हम दो कंडीशन लेंगे। जैसे सोचो आप ऐसी चीज़, अगर आपके पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, T1 है, उसके बगल में एक दूसरा बर्तन रखा है और इनके बीच में एक दीवार है। तो ऐसा है कि एक तरफ मान लो आपका चाय आपने रखी, एक तरफ आपने आइस क्यूब रख दिए हैं। अगर इन दोनों के अगल बगल रखने पर जो बीच की वॉल है, अगर ये वॉल हीट को फ्लो कराने के लिए सक्षम है, यानी कि डायाथर्मिक है, तो क्या होगा, चाय की गर्मी टेम्परेचर को, इस बर्फ़ को जाएगी। चाय जो मान लो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, आइस जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो इस वॉल की वजह से ये टेम्परेचर का फ्लो होता रहेगा और थोड़ी देर बाद चाय ठंडी हो जाएगी, 70 से कम हो जाएगी, बर्फ़ पिघल जाएगा और पानी का कुछ टेम्परेचर आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मान लो यही चाय है और यही आइस है, इसके बीच की जो दीवार है वो एडियाबैटिक है, वो हीट के फ्लो को रोक रही है, नहीं हो सकता। तो चाय अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगी आइडियली और आइस अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगा आइडियली। तो इस तरह से जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हम इस बारे में बात रखेंगे अपने सामने, अपने दिमाग में इस बात को भी रखेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने के लिए हमारे दीवारों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो अगर दो सिस्टम के बीच में इक्विलिब्रियम आना है तो हमें हीट को आते जाते रहना देना पड़ेगा, तभी तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, मान लो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर चाय भी आ गई और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पानी, बर्फ़ पिघल के पानी बना और उस पानी का टेम्परेचर भी 35 डिग्री पे हो गया। तो अब जो दीवार है उसने अपना काम कर दिया, अब जितना हीट उसको फ्लो करना था फ्लो हो गया। अब इस सिस्टम के अंदर किसी भी तरह के हीट का फ्लो नहीं चल रहा है क्योंकि दोनों तरफ सेम टेम्परेचर हो गया। तो आप कहोगे समय के साथ अब ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। तो आगे लिखेंगे व्हेन द सिस्टम्स आर सेपरेटेड बाय, इसको मैं आगे लिख देता हूँ, इसी के आगे लिख देता हूँ पहला पॉइंट, when the systems are separated by adiabatic walls, when the systems are separated by adiabatic walls, any change in temperature on one system, one system will not, any change in temperature of one system will not affect the other system, will not affect the
अदर सिस्टम। तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर आपका सिस्टम सेपरेट है कैसी दीवारों से, एडियाबैटिक दीवारों से। जैसे मैंने यहाँ बताया एडियाबैटिक दीवारें वो होती हैं जो अपने से हीट का फ्लो नहीं होने देती। तो अगर सिस्टम्स हैं सेपरेट किए हैं एडियाबैटिक वॉल से, तो इसका मतलब है अगर आप इसको हीट दे करके इसका टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तो इस जगह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का बढ़ा हुआ टेम्परेचर आगे कहीं जा ही नहीं पा रहा है दीवारों की वजह से। तो यहाँ पे लिखा है तो एनी चेंज इन द टेम्परेचर on one system will not affect the other system। इसमें किसी तरह का बदलाव टेम्परेचर में इसको प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरा, आप अगर हम यही चीज़ डायाथर्मिक वॉल के साथ कहेंगे तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि नहीं, एक सिस्टम पे कोई प्रभाव जो होगा वो दूसरे सिस्टम तक जाएगा। दूसरा है when the systems are separated by diathermic walls, a wall, so any change in temperature of one system, any change in the temperature of one system changes the temperature of other. Any change in the temperature of one system change the temperature of other, so that the composite system get a new temperature value at इक्विलिब्रियम। मतलब आपके पास इस तरह का टेम्परेचर थे, ये सिस्टम ए है, सिस्टम बी है, इनके बीच में कैसी दीवारें हैं, डायाथर्मिक है, जिससे हीट का आदान प्रदान हो सकता है। हमने इसको गर्म किया, पहले क्या था, इसका टेम्परेचर T1 था, इसका भी टेम्परेचर T1 था, दोनों सेम टेम्परेचर पे थे। हमने इसको गर्म किया, गर्म करने की वजह से इसका टेम्परेचर, इतने हिस्से का टेम्परेचर T2 पहुंच गया। तो जैसे ऐसा होगा तो वैसे ही ये सिस्टम अपनी जो एक्स्ट्रा हीट है वो बगल को ट्रांसफ़र करना शुरू करेगा, इसका टेम्परेचर भी T1 से बढ़ कर के कुछ बढ़ना शुरू होगा। मान लीजिए आपने हीट देनी बंद कर दी तो टेम्परेचर तो बढ़ चुका है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये दोनों एक नए टेम्परेचर को प्राप्त कर लेंगे। कोई टेम्परेचर T3 इसका भी हो जाएगा और T3 इसका भी हो जाएगा और फिर से दोनों सेम टेम्परेचर पे मेंटेन हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने जैसे ही बाहर इसके वेरिएबल में चेंज करने की कोशिश की, उसका असर जो है उस पूरे दोनों कंपोजिट सिस्टम ने मिल करके आपस में एक दूसरे के साथ में मिल करके उसको सहा, उसको टॉलरेट किया और फिर एक कॉमन वैल्यू पे आकर के वो रुक गए। सो दिस इज़ द थर्मल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर मैं रुकूंगा क्योंकि इसी नोट के साथ, इसी थर्मल इक्विलिब्रियम, एडियाबैटिक वॉल और डायाथर्मिक वॉल के इसी आइडिया के साथ में अब हम लोग अगले क्लास से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि उसको डिफाइन करते समय हम सिस्टम की बात करेंगे, सिस्टम के थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स की बात करेंगे, सिस्टम को एक दूसरे से डायाथर्मिक वॉल से सेपरेट मानेंगे, एडियाबैटिक वॉल से सेपरेट मानेंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जब थर्मल इक्विलिब्रियम उनके बीच में आता है तो टेम्परेचर ही वो एक ऐसा थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होता है जो उन सिस्टम के बीच में कॉमन रोल प्ले करता है, और यही परिभाषा बनती है कि टेम्परेचर को कैसे डिफाइन किया जाए। तो एक परिभाषा का ये रूप होता है कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर वो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल होता है जो थर्मल इक्विलिब्रियम के दौरान सभी सिस्टम्स में कॉमन होता है। तो सिस्टम का प्रेशर कुछ भी हो सकता है, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कहोगे कि हमारा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है टेम्परेचर तो निश्चित रूप से उन सब में कॉमन होगा। तो उसी कॉमन क्वांटिटी को ही हम टेम्परेचर कहते हैं। तो इस तरह से टेम्परेचर को डिफाइन करने का एक नया तरीका खोजा गया, और ये जो तरीका था इसी को हम आज की डेट में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में जहां हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे, उसके स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।